लास्ट टाइम हमने पोलराइजेशन के बारे में बात की थी। पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी, वो सभी हमने देखा था। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होता है उतना ही वो कंपाउंड के अंदर पोलराइजेशन की वजह से कोवलेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस होता है, और कोवलेंट कैरेक्टर आने की वजह से जो भी उसके आयनिक प्रॉपर्टी की वजह से जो कोई भी प्रॉपर्टीज वो शो करता था उसमें थोड़ा सा डेविएशन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, कंडक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी, ऑक्साइड्स का जो नेचर है वो भी थोड़ा चेंज हो जाता है। वो सब बात हमने की हुई थी। पोलराइजेशन देखने के लिए आपको केटायन को टारगेट करना पड़ेगा। केटायन में होती है पोलराइजेशन पावर, और एनायन जो है उसके अंदर होता है पोलराइजेबिलिटी, एबिलिटी टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स केटायन। उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। एनआईएन का साइज बड़ा हो तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है, चार्ज बढ़ने पर भी पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है। वो सब बात हमने की थी। ऑर्डर भी सभी का हमने देखा हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैटायन आल्सो हैव सम इम्पैक्ट्स, वो भी बात हमने कर दी थी। नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैन डिस्टॉर्ट एनायन टू मोर एक्सटेंट, वो बात भी हमने कर दी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड और उसके बेसिस के ऊपर मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड जो है वो तीन तरीके के होते हैं। आयोनिक सॉलिड, वो तो बहुत पॉपुलर है, वो तो आपको मालूम है, जैसे कि NaCl, MgO, Al2O3। यहाँ पे इन आयोनिक सॉलिड के अंदर प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि कूलॉम्स लॉ, K(Q1Q2)/R²। और इसी वजह से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई रहता है। किसके अंदर की बात है? आयोनिक कंपाउंड के अंदर की बात है। उससे भी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कोवैलेंट सॉलिड्स के अंदर। अभी यहाँ पे मैंने कोवैलेंट सॉलिड लिखा है, तो इसका मीनिंग क्या करना है? यहाँ पर बॉन्ड तो कोवैलेंट है, पर उस बॉन्ड का एक्सटेंट जो है वो सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पर एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाएगा। दिस कोवैलेंट सॉलिड्स, दैट मींस इट इज नथिंग बट नेटवर्क स्ट्रक्चर। और ड्यू टू दैट नेटवर्क स्ट्रक्चर यहाँ पे इतने सारे बॉन्ड होते हैं, या फिर ऐसे बोल दो कि वो पॉलीमराइज हो गया है, जिससे कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा हो जाता है। जैसे कि डायमंड, ये डायमंड हीरा लाल है तो वो पॉलीमर है। यहाँ पर आप अगर आपने फोर्स अप्लाई किया तो ये फोर्स सभी जगह पर स्प्रेड हो जाता है। इसीलिए उसके ऊपर कोई भी फोर्स का इतना इफेक्ट नहीं होता। ये ऐसा नेटवर्क स्ट्रक्चर है कि आपने अगर इसके ऊपर फोर्स दिया तो वो फोर्स सभी जगह फैल जाएगा, और फिर सब ये जो फोर्स है वो सब जगह कम हो जाता है। इसीलिए उसको, इसका स्ट्रक्चर इतना हार्ड हो जाता है कि उसे कुछ होता ही नहीं है। आपने शायद सुना होगा कि डायमंड जो है वो सबसे हार्ड चीज है यूनिवर्स के अंदर। अगर आपने एक हथौड़ा लिया और डायमंड को मारा, ऐसा होगा कि हथौड़ा टूट जाएगा पर डायमंड को कुछ नहीं होगा। अभी डायमंड प्योर है तो, फिर वो डुप्लीकेट डायमंड लाके एक हथौड़ा मारोगे तो ये तो टूट जाएगा, ऐसा नहीं। तो ये सभी जो है, सिलिकॉन कार्बाइड है, SiO2 सिलिका सैंड है, B4C को बोलते हैं नॉर्बाइड। ओके, इसे बोलते हैं नॉर्बाइड। ग्रेफाइट है, डायमंड है, SiC है। ये सभी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा रहता है। ओके, क्योंकि इस सब के अंदर नेटवर्क स्ट्रक्चर है, और नेटवर्क स्ट्रक्चर की वजह से इसका कोवलेंट स्ट्रक्चर इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि उसके ऊपर उसका जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो करने के लिए आपको बहुत एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है। तो कोवलेंट सेल सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। और लास्ट में जो है वो आएगा मोलिक्यूलर सॉलिड। दे आर एच बॉन्डेड, और वांडरवाल्स फोर्स जो है उसके बीच में देखने को मिलते हैं, जैसे कि सॉलिड CO2, आइस, H2O सॉलिड, आइस। आइस के बीच में तो कौन से बॉन्ड होते हैं? H बॉन्ड होते हैं। आयोडीन सॉलिड, CH4 सॉलिड, CO2 सॉलिड, नेप्थेलिन वगैरह सब आप ले लीजिए। कैम्फर, कैम्फर के अंदर भी वांडरवाल फोर्स देखने को मिलता है। तो ये सब हो गए मोलिक्यूलर सॉलिड। मोलिक्यूलर सॉलिड में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या वांडरवाल फोर्स या H बॉन्ड देखने को मिलता है। ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं। ये मोलिक्यूल्स जो है वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे हम ऑर्डर बना सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट का, सबसे ज्यादा कोवलेंट सॉलिड का, उसके बाद आयोनिक का, और लास्ट में आएगा मोलिकुलर सॉलिड। जैसे कि डायमंड
NaCl और लास्ट में है आइस। अगर आपको कुछ क्वेश्चन दिखे तो आपको पहली प्रायोरिटी इसे ही देनी है, नेटवर्क स्ट्रक्चर को। नेटवर्क स्ट्रक्चर वालों जो है उसके अंदर एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड इतने बहुत ज्यादा बॉन्ड होते हैं, इसलिए वो टूट नहीं पाता है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद में ये आयोनिक वाले का, आयोनिक के अंदर के Q1 Q2/R² वाला, और लास्ट में मोलिक्यूलर। यहाँ पर चार्जेस तो होते हैं, पर कैसे होते हैं, पार्शियल चार्जेस। और पार्शियल चार्जेस जो है वो मोलिक्यूल को फर्मली बाउंड नहीं कर पाते, इसलिए ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं। तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट इसका ही रहेगा। नेप्थेलिन जो है वो मैंने आपको बताया। सॉलिड स्टेट के अंदर जितने भी ऐसे मोलिकुलर सॉलिड्स मिलते हैं उसकी बात है। ओके, बेंजीन को भी आप सॉलिड बना दे तो इसमें भी ऐसा फोर्स लगने लगेगा। ओके, तो ये मैंने मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात की। मेल्टिंग पॉइंट्स के जो ऑर्डर है वो भी आपको पूछे जा सकते हैं, वो भी हमें बनाने हैं। ओके, और मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर देखने के लिए हम दो क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं, लेटिस एनर्जी और दूसरा है पोलराइजेशन। लेटिस सॉलिड के लिए ही अब बात है। सॉलिड में से जब भी कभी आपको क्वेश्चन मिले, जेडब्ल्यू वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट वालों के लिए इनमें से बहुत ही कम क्वेश्चन आने के चांस है। जनरली ये पूछा ही नहीं जाता, नीट वालों को क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम होते हैं। दो क्राइटेरिया आपको देखना है, लेटिस एंथैल्पी और पोलराइजेशन। लेटिस एंथैल्पी और पोलराइजेशन, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा उसका उतना ही मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। मैंने आपको एक बार बोला था, या फिर देखो यहाँ पे, मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ। NaCl, MgO, AlN, SiC ऐसे लिखा हुआ है। तो मुझे इसका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाना है। तो आप देखो इन दोनों के बीच में फोर्स कौन सा है, K Q1 × Q2। यहाँ पर +1 - 1, तो कितना मिला भाई, 1। यहाँ पर देखो +2 - 2 कितना हुआ, Q1 × Q2 4, +3 - 3 कितना हुआ, 9। ये +4 - 4 कितना आ गया, 16। तो जब भी कभी आप लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव होने पर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। ये आपको देखना है कूलोम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब भी कभी आपको ऐसे कुछ एग्जांपल देखे, पहले आप K Q1 Q2/R² वाला फॉर्मूला यानी कि कूलोम्स लॉ वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। तो पहले तो ये हो गए, ऐसे टाइप के एग्जांपल हो गए। पर मान लो आपको ऐसे दिया गया हुआ है कुछ, LIF, NAF, KAF, तो इन सभी में क्या करना है, RBF। तो इन सभी एग्जांपल में क्या करना है, क्योंकि अभी तो ये Q1 Q2 तो सेम हो गया। तो जब भी कभी ऐसे टाइप के एग्जांपल मिले तो फिर आपको देखना है लेटिस एंथैल्पी इंपॉर्टेंट है या फिर पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इंपॉर्टेंट है या लेटिस एंथैल्पी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमने एक यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था कौन सा क्राइटेरिया कब देखना है। पहला आप वो नोट डाउन कर ले, बाद में मैं आपको सिखाता हूँ क्या आपको देखना है, कैसे ऑर्डर बनाना है। आप लोग काम करो, ये पहले लिख दो, लेटिस एंथैल्पी और फिर दूसरा है पोलराइजेशन। अभी ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, पर आपको ये आना चाहिए। अब देख लो यहाँ पे, बेरिलियम का साइज सबसे कम है, तो इट कैन पोलराइज ऑल टाइप ऑफ एनायन, ऑल टाइप। अगर यहाँ पे फ्लोरीन आ गया तो पोलराइजेशन हो जाएगा, यहाँ पर O - 2 आ गया तो पोलराइजेशन हो जाएगा।
सभी तरीके के एनायंस को बेरिलियम+2 जो है वो पोलराइज कर पाता है, क्योंकि इसकी साइज सबसे कम होती है। एल्यूमिनियम की साइज 50 पाइकोमीटर है, तो ये एफ को नहीं कर पाता, O-2 Cl-Br-I- को कर देता है, ऑक्साइड को करता है पर फ्लोराइड को नहीं कर पाता। लिथियम देखो, उससे भी इसकी साइज ज्यादा है, तो ये ऑक्साइड को नहीं कर पाता है, ये सिर्फ क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड को ही कर पाता है। ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, इसे ही ऑर्डर बनाने में हमें बहुत सरलता होगी। आप लोग ये नोट डाउन करें, ये भी लिख दीजिए। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम सभी हैलाइड्स के साथ, यानी कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सभी के साथ आयोनिक ही होते हैं, ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा। नोट डाउन करें। चलो, देखो आपको ऐसे क्वेश्चन दिया गया हुआ है। लिथियम फ्लोराइड, उसके बाद में सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड। तो यहाँ पर देखो, तो लिथियम जो है वो भी फ्लोराइड का तो नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, सभी के सभी आयोनिक ही है, ऑल आर आयोनिक। अब सभी जब आयोनिक है तो उसके अंदर आपको क्या देखना पड़ेगा, लेटिस एंथैल्पी। इसके लिए फोर्स कौन सा वाला है, के Q1 Q2/R²। जब भी कभी केटायन की साइज स्मॉल रहेगी तो वो उसका जो फोर्स है वो ज्यादा रहेगा। एनायन, यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड है, तो आयोनिक बॉन्ड के लिए जब भी साइज कम होगी, ये आप ऐसे सोच सकते हैं, ये केटायन है और ये एनायन है, इन दोनों के बीच के अंदर साइज बहुत ज्यादा है तो फोर्स कम रहेगा। पर यहाँ पर ही अगर मैंने है ऐसे छोटे केटायन और एनायन ले लिए, तो अब देखो इसके बीच में जो साइज है वो कम है, यहाँ पर फोर्स ज्यादा लगेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर लिथियम वाला है उसका साइज सबसे छोटा है, तो उसके अंदर लेटिस एंथैल्पी ज्यादा निकलेगी। तो लिथियम फ्लोराइड का सबसे ज्यादा, उसके बाद में सोडियम फ्लोराइड का, उसके बाद में पोटेशियम फ्लोराइड और लास्ट में होगा RbF, रुबिडियम फ्लोराइड। ये वाला देखने को मिल जाएगा आपको। चलो भाई, मैंने क्लोराइड का ऐसा बनाया, क्लोराइड का भी आप बना सकते हैं ऐसे, बराबर है। जैसे कि NaCl हो गया, KCl हो गया, NaCl, KCl, RbCl ऐसे। तो यहाँ पर भी क्या देखने को मिलेगा, सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा, उसके बाद में पोटेशियम क्लोराइड, उसके बाद में रुबिडियम क्लोराइड। यहाँ पर भी ऐसा ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। मान लो कि मैंने ले लिया है एल्यूमिनियम, AlF3, उसके बाद में MgF2, उसके बाद में सोडियम फ्लोराइड। यहाँ पर क्या देखने को मिला, Al+3 है, Mg+2 है, सोडियम+1 है। चार्ज किस में ज्यादा है, एल्यूमिनियम फ्लोराइड के अंदर, तो इसका सबसे ज्यादा, उसके बाद में MgF2 और सबसे बाद में NaF, सोडियम फ्लोराइड। क्योंकि ये फ्लोराइड को कोई पोलराइज नहीं कर पाता है। मान लो कि मैंने यहाँ पर ले लिया क्लोराइड, AlCl3 ऐसे लिखता हूँ, MgCl2 और एक यहाँ पर है NaCl। अब देखना अच्छी तरीके से, एल्यूमिनियम को, तो एल्यूमिनियम जो है वो किसको पोलराइज कर पाता है, देखो Cl- को। तो एल्यूमिनियम जो है वो Cl- को पोलराइज कर पाता है, एल्यूमिनियम जो है वो Cl- को पोलराइज कर पाता है। इसीलिए अब इसका नेचर जो है वो कैसा हो गया, कोवेलेंट हो जाता है, इसका नेचर कोवेलेंट हो जाता है। अब पोलराइजेशन आएगा, पोलराइजेशन होने की वजह से ये कोवेलेंट है, इसका सबसे कम, इससे थोड़ा ज्यादा, और सबसे ज्यादा किसका रहेगा, NaCl का। देखो यहाँ पर पोलराइजेशन प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आपको ऐसे देखना है, सभी के लिए ऐसे एग्जाम्पल बन सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ है। BEF2, एक एक काम करते हैं, कहीं ऑर्डर्स मैंने है वो बनाए हुए हैं, आप लोग सब देख लीजिए, सिर्फ जस्टिफिकेशन ही देखना है। ये मैंने फ्लोराइड वाला आपको बताया अभी।
ये मैंने आपको बताया, लिथियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, यहाँ पर ये कोवलेंट, तो ऑर्डर रिवर्स हो गया। देखो भाई, यहाँ पर प्योर लेटिस एंथैल्पी AgF, AgCl, AgBr, AgI, यहाँ पर देख लीजिए NaCl, KCl, RbCl। ओके, यहाँ देखना है लिथियम क्लोराइड। लिथियम, ये क्वेश्चन वैसे जेडबली में आ चुका है, AI ट्रिपल में। जेडबली का पुराना नाम था AI ट्रिपल, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। आप यहाँ पर टेबल में देखिए, लिथियम कैन पोलराइज व्हाट, Cl। लिथियम कैन पोलराइज Cl, लिथियम जो है वो Cl को पोलराइज कर पाता है। इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ, मैंने ये सिर्फ तीन ही लिखे थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। लिथियम वाला यहाँ पर आ गया, क्यों यहाँ पर आ गया? क्योंकि उसके अंदर पोलराइजेशन होता है, कोवलेंट होता है, और कोवलेंट कैरेक्टर की वजह से ये सबसे कम आएगा। और देखो यहाँ पर सभी के ऑक्साइड्स है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, पर बीईओ बीच में आया, क्यों? ड्यू टू पोलराइजेशन। बेरिलियम कैन पोलराइज, बेरिलियम कैन पोलराइज ऑक्साइड, तो इसीलिए ये यहाँ पर आ जाता है। यहाँ तो दिखता ही है, Sn+2 है, Sn+4 है, +4 में पोलराइजेशन ज्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, आपको लॉजिकली ही सॉल्व करना है। ये थोड़ा, एक ये ए वाला थोड़ा याद रखना पड़ेगा, एक ये वाला, क्योंकि इसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर की वजह से थोड़ा ऑर्डर चेंज हो जाता है। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे रेगुलर बनाते हो ऐसे ही बनाओ। इसमें पोलराइजेशन है तो ऑर्डर रिवर्स कर दो, बाकी सभी तो कौन से वाले हैं, आयोनिक वाले ही है, तो ऐसे देखा जाता है। मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर ऐसे निकाले जाते हैं। बेरिलियम कैन पोलराइज ऑल एनायंस, एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड को, लिथियम है वो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड को, वो फ्लोराइड को नहीं कर पाता। फ्लोराइड में देखो सबसे पहले है, जबकि क्लोराइड में कहाँ हो गया, सबसे छेले। ये नोट डाउन करो भाई, आप एक काम करो, ये ऑर्डर लिखने के बाद ही यहाँ पर ये लिख ले, तो आपको आइडिया लग जाएगा। NaCl, KCl, RbCl, बट यहाँ पर आएगा LiCl। चलो भाई लिखो। नेक्स्ट, दूसरा टॉपिक है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन देखने के लिए, हाइड्रेशन की डेफिनेशन क्या है? जब भी कभी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन द हाइड्रेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। या फिर आप ऐसे बोल दे कि मानो कि मेरे पास जो है एक आयन है, सोडियम+, वो गैसियस स्टेट में है, मैंने उसे वाटर में मिलाया, तो वाटर में मिलाने पर Na+ क्या बन गया? एक्वियस। सोडियम गैस के अंदर तो सिर्फ कैटायन ही है, Na+। अगर मैंने इसे वाटर में मिला दिया तो वाटर में क्या हो जाएगा? वाटर जो है H2O, वो तो डाइपोल मोमेंट शो करता है, ये बात हमने पहले की हुई है। तो वाटर को तो हम ऐसे लिख दे भाई, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड, दिस इज डाइपोल। तो इस Na+ के टूवर्ड्स कौन सा वाला एंड आ जाएगा? नेगेटिव। वाटर जो है वो ऐसे अरेंजमेंट करेगा जिससे ये Na+ है वो न्यूट्रलाइज हो, और न्यूट्रलाइजेशन होने पर स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। देखो, तो ये एक वाटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे सभी जो है वो सोडियम के सराउंडिंग में ऐसे अरेंज हो जाते हैं, जैसे कि कोई गोला हो, बराबर है, ऐसे अरेंज हो जाते हैं। थॉर्न एप्पल आपने देखा हो, ધતુરો જોયો હોય ને તો ખબર હોય એમાં પેલા કાંટા કાંટા હોય છે એકદમ, બરાબર, थॉर्न एप्पल ની અંદર એવું હોય। तो ऐसे ये सब ये 3D में होता है, सभी जगह ऐसे चिपका हुआ होगा वाटर मोलेक्यूल, और इन दोनों के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। जितने ही, जैसे ही वाटर मोलेक्यूल इसके क्लोज में आते हैं, या फिर आप ऐसे सोच दो, ऐसे लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। देखो, मान लो कि ये है Na+, और वाटर को तो मैं ऐसे लिख देता हूँ H2O। इसके पास क्या है? लोन पेयर, तो इन दोनों में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वाटर मोलेक्यूल क्या करेंगे?
इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। देखो, ये तो एक अट्रैक्शन हुआ ना प्लस और माइनस के बीच का, तो इन अट्रैक्शंस की वजह से यहाँ पर हीट रिलीज होती है। इसे ही तो हम कहते हैं हाइड्रेशन। इसे ही हम कहते हैं हाइड्रेशन। जितना ज्यादा ऐसा हाइड्रेशन होगा उतना ही वो स्टेबल बनेगा एंड हीट रिलीज होगी। तो हाइड्रेशन इज एक्सोथर्मिक। ये जो प्रोसेस है ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक टाइप की होती है। और हाइड्रेशन कितना होगा, द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन डिपेंड्स अपॉन द फाइव वैल्यू। यहाँ पर ये जो है उसकी फाइव वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि चार्ज अपॉन वॉल्यूम। सोडियम प्लस की जगह Mg+2 होता तो और ज्यादा हाइड्रेशन होता और ज्यादा H2O इसके नजदीक आ जाते। बराबर है। मान लो कि ये सोडियम है, लिथियम होता तो छोटा साइज है और ज्यादा आ पाएंगे। तो हाइड्रेशन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल की और आयन की इंटरेक्शन है, डाइपोल डाइपोल टाइप की इंटरेक्शन है। जब भी कभी आयन सॉल्युबिलिटी के लिए सॉल्वेंट के अंदर जाता है तो उन दोनों के बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, और इस अट्रैक्शन की वजह से जो हीट रिलीज होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी जो है, हाइड्रेशन एनर्जी को हम लिखते हैं डेल्टा एच हाइड्रेशन, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फाई, या फिर इज इक्वल टू, ऐसे आप बोल दे, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। और वी कैन से हम चार्ज को बहुत कंसीडर नहीं करने वाले हैं, वॉल्यूम को कंसीडर करने वाला है। वॉल्यूम दैट मीन साइज। जितनी साइज छोटी उतना हाइड्रेशन ज्यादा। जितनी साइज छोटी उतना हाइड्रेशन ज्यादा। मानो कि मुझे दिया गया हुआ है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो इन सभी के अंदर सबसे छोटी साइज की किसकी है, लिथियम की। सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका होगा, लिथियम का, बाद में सोडियम का, फिर पोटेशियम का, रुबिडियम का और सीजियम का। ये लिथियम को तो सभी पानी के मोलेक्यूल्स एकदम ट्रैप कर लेते हैं, केज के अंदर ट्रैप कर लेते हैं, सॉल्वेंट केज के अंदर। और क्या होता है, मैंने अगर मान लो कि लिथियम प्लस जो है उसे रखा प्लस और माइनस के बीच में, तो आइडियली तो क्या होना चाहिए था, दिस लिथियम शुड गो टुवर्ड्स नेगेटिव एंड। बट द स्पीड ऑफ माइग्रेशन और वी कैन से मोबिलिटी इज वेरी लेस। लिथियम की जो स्पीड है लिथियम प्लस की, वो लिथियम प्लस की स्पीड एनआईएन के टुवर्ड्स, ये जो है, ये कैथोड एनोड वो सब वगैरह होता है ना, तो आप मान लो कि ये भाई जो है वो कैथोड है ऐसा मान लो अभी, तो वहां पर जाने की जो स्पीड है, माइग्रेशन स्पीड, वो कम रहती है। क्यों कम है, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा हाइड्रेशन हुआ। लिथियम है वो तो बड़ा है बहुत साइज में, बराबर। ये सीजियम, तो ये सीजियम जो है वो बहुत ही फास्ट माइग्रेशन करता है, वेरी स्पीडीली। इसका माइग्रेशन का रेट जो है वो बहुत फास्ट होता है। क्यों, क्योंकि इसका हाइड्रेशन कम है, इसे कम वाटर खींच पाते हैं, इसका कम हाइड्रेशन है, तो उसकी मूवमेंट की स्पीड या फिर बोल दे मोबिलिटी बहुत ज्यादा है। लिथियम की मोबिलिटी कम है, आयोनिक मोबिलिटी का यही ऑर्डर है। और ये ऑर्डर किसके बेसिस के ऊपर बना है, हाइड्रेशन के बेसिस के ऊपर। सिमिलरली फ्लोराइड जो है उसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा, उसके बाद में क्लोराइड का, उसके बाद में ब्रोमाइड का, और लास्ट में होगा आयोडाइड का। आयोडाइड की मोबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। क्यों, क्योंकि इसका तो हाइड्रेशन कम है। और फ्लोराइड की मोबिलिटी एक्वियस मीडियम में सबसे कम। क्यों, क्योंकि उसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा। तो हाइड्रेशन दैट मीन्स इट इज इंटरेक्शन बिटवीन वाटर एंड आयन दैट इज डिसॉल्व। उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है उसे ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। देखो, अभी तो ये इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे ही वाटर इसके अप्रोच करता है, इसके नजदीक आता है, सोडियम और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड था, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, आयोनिक बॉन्ड था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, या फिर दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये फील्ड लाइन जो थी वो कम हो गई। देखो, पहले इन दोनों में बहुत अच्छा गहरा प्यार था, अब बाहर से इसको कोई और मिल गया, इसको कोई और मिल गया, तो यहाँ पर रिलेशन जो है वो थोड़ा सा अब अच्छा नहीं है। तो यहाँ देखो आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होता चला गया और दूसरा सेटिंग स्टार्ट हो गया दोनों का। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पर इतने सारे वाटर मोलिक्यूल आ जाते हैं जो इन दोनों का बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंप्लीटली पूरा कर देते हैं, और सोडियम को निकाल के अलग ले जाते हैं। देखो, और क्लोरीन को निकाल के अलग ले जाते हैं। अब ये सॉल्युबल हो गया।
अब इन दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, पर यहाँ पर ये सब सॉल्वेंट वाटर है और यहाँ पर भी ये सब सॉल्वेंट वाटर है। ये होने पर क्या होगा, हीट इवॉल्व होगी। दिस इज एक्सोथर्मिक फिनोमिना, ये एक्सोथर्मिक। और कोई भी कंपाउंड कब डिसॉल्व होता है, कोई भी कंपाउंड कब डिसॉल्व होगा, देखो ये लेटिस एंथैल्पी है, यहाँ पर आपको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, और जब भी कभी ये बना तो यहाँ पर हीट रिलीज होगी, बराबर है। मान मान लो कि लेटिस एंथैल्पी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको 100 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ी, और इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन की वजह से हीट लिबरेट हुए 150 किलो जूल पर मोल। देखो, बॉन्ड को आपको ब्रेक करने के लिए कितनी देनी पड़ी, 100, और रिलीज कितनी हुई भाई, 150। तो ऑल ओवर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। कितनी एक्सोथर्मिक है, नेट कितनी रिलीज हुई भाई, 50। तो ये रिएक्शन हो पाएगी। पर मानो कि इन दोनों की वजह से हीट रिलीज हो पाती है सिर्फ 75 किलो जूल, तो ये कंपाउंड डिसोल्व नहीं होगा। या फिर ये कंपाउंड डिसोल्व होगा जब आप उसे हीट करेंगे तब। आपने देखा होगा कई कंपाउंड को जब हीट करते हैं, जैसे कि टेबल सॉल्ट हो गया, उसको हॉट वाटर के अंदर ज्यादा सोल्यूबिलिटी देखने को मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि आप हीट करते हो तो ये लेटिस एंथैल्पी वाले ये सब बॉन्ड जो है वो टूटते हैं और फिर ये डिसोल्व होता है। तो ये लेटिस एंथैल्पी जो है वो ज्यादा होगी तो कंपाउंड का डिसोल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पर हीट लिबरेशन ज्यादा होनी चाहिए। ओके, हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से जो हीट बाहर निकलती है वो ज्यादा होनी चाहिए, किसकी कंपैरिजन में, ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे, उसकी कंपैरिजन में। लेटिस एंथैल्पी की कंपैरिजन में हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। कंडीशन भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप देखो यहाँ पे कंडीशन, आपको आइडिया लग जाएगा। देखो, ये NaCl है, यहाँ जो चाहिए वो लेटिस एंथैल्पी है, और इन दोनों के बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है और हाइड्रेशन एनर्जी है। अभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड सब बनेंगे कब, जब हाइड्रेशन हीट ज्यादा रिलीज होगे। द रिएक्शन शुड बी मोर एक्सोथर्मिक। ऐसा क्यों होता है वो भी आप लोग देख लीजिए। जैसे कि देखो, ये MX सॉल्ट है, मैंने इसे वाटर में मिला दिया तो M+X- एक्वियस बन गया। दूसरे कोई और स्टेप से करते हैं तो ये है U, यानी कि लेटिस एंथैल्पी। लेटिस एंथैल्पी में ये गैस और ये भी गैस। अब ये दोनों जो है वो गैसियस स्टेट में है, इसे कहते हैं लेटिस एंथैल्पी। मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। लेटिस एंथैल्पी दैट मींस व्हाट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ क्रिस्टल एंड सेपरेट द आयन टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, उसे क्या कहते हैं, लेटिस एंथैल्पी। तो ये M+ गैस और X- गैस, उन दोनों को मैंने पानी में मिलाया तो यहाँ पर हो गया हाइड्रेशन और हो गया सॉल्यूशन का फॉर्मेशन। तो लोअर अकॉर्डिंग टू हेंस लॉ क्या बुला सकते हैं, बोलो, डेल्टा H सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा H लेटिस प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा H हाइड्रेशन। आपको तो मालूम है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। ये इक्वेशन आपको मालूम होगा, थर्मोडाइनेमिक्स में आ गया होगा, या फिर इक्विलिब्रियम में मान लो। तो इस इक्वेशन के अंदर देखो, ये टी डेल्टा S तो क्या है, दिस इज एंट्रोपी। और इस रिएक्शन के अंदर एंट्रोपी तो कम ही होती है, क्योंकि वो वाटर मोलेक्यूल सब नजदीक नजदीक आते हैं तो एंट्रोपी कम होगी, और पार्टिकल बढ़ते ही है। तो आप एक काम करते हैं, हम एंट्रोपी को तो अभी निग्लेक्ट कर देते हैं। दैट मीन्स द डेल्टा जी टोटली डिपेंड्स अपॉन डेल्टा एच। और रिएक्शन कब होती है, जब डेल्टा जी नेगेटिव हो तब। तो ये डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब डेल्टा एच नेगेटिव होगा। डेल्टा एच कब नेगेटिव होगा, ये लेटिस एंथैल्पी तो पॉजिटिव है और ये हाइड्रेशन एंथैल्पी नेगेटिव है। दैट मीन्स रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इफ ये जो लेटिस एंथैल्पी है उससे ज्यादा आनी चाहिए हाइड्रेशन एंथैल्पी। हीट रिलीज ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो ये नेगेटिव बनेगा। ऐसा होने पर भी ये नेगेटिव बनेगा, और ये डेल्टा एच सॉल्यूशन नेगेटिव बनेगा तभी भी डेल्टा जी नेगेटिव होगा और तब रिएक्शन हो पाएगी। तो ये थर्मोडायनेमिक्स ही है भाई। तो आपको ये देखना है, ये दोनों केस है देखो, लेटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज्यादा तो कंपाउंड इज इनसॉल्युबल और स्पेरिंगली सॉल्युबल।
लेटिस एंथैल्पी से हाइड्रेशन ज्यादा, यानी कि हीट ज्यादा लिबरेट हो रही है, तब कंपाउंड सॉल्युबल हो जाएगा। ये नोट डाउन करो भाई, ये लिखो। हम्म। तो ये मेरे पास MX सॉलिड है, मैंने वाटर में डिसोल्व किया, इसको सॉल्यूशन बन गया, इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और इससे क्या बना, M प्लस एक्वियस, और दूसरा बना X माइनस एक्वियस। यही रिएक्शन हम किसी और तरीके से भी कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पर डेल्टा एच लेटिस, या फिर आप लिख दे U। क्या मिलेगा यहाँ पर, M प्लस गैस, X माइनस गैस। M प्लस गैस से जो हाइड्रेशन होगा, इसे हम बोलते हैं डेल्टा एच कैटायन, कैटायन का हाइड्रेशन। और इसका जो हाइड्रेशन होगा, इससे जो एनर्जी रिलीज होगी, वो होगी डेल्टा हाइड्रेशन एच एनायन। कैटायन का भी हाइड्रेशन अलग होता है, एनायन का भी अलग होता है। तो इन सभी इक्वेशंस को आप मिलाए तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा एच सॉल्यूशन इज इक्वल टू लेटिस एंथैल्पी प्लस, यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा हाइड्रेशन कैटायन प्लस डेल्टा हाइड्रेशन एनायन। ओके, अब ये लेटिस एंथैल्पी जो है, लेटिस एंथैल्पी यू किसके प्रोपोर्शनल है, देखो, Q1 Q2 अपॉन आर, Q1 Q2 अपॉन आर, पर आर तो यहाँ पर क्या होगा, एनायन की साइज प्लस कैटायन की साइज, दैट इज आर एनायन प्लस आर कैटायन। और इसे भी निकाल देते हैं हम, चलो। U इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर एनायन प्लस आर कैटायन। एनायन और कैटायन के बीच का डिस्टेंस, तो ये एनायन और कैटायन के बीच का डिस्टेंस, यानी कि मान लो कि ये है और ये एनायन है, इन दोनों का डिस्टेंस ये होगा, दिस इज आर कैटायन प्लस आर एनायन। ओके, हाइड्रेशन के लिए क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, डेल्टा एच एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। जितनी साइज कम उतना हाइड्रेशन ज्यादा, तो ये दोनों तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही रहेंगे। ये तो हमने कुलोम्स लॉ के ऊपर से लिखा हुआ है, और ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो K Q1 Q2 अपॉन आर, आर स्क्वायर नहीं आएगा। चलो, इन सभी को इसके अंदर हम रख देते हैं, इन सभी को इसके अंदर लिखो, तो आपको एक ऐसा इक्वेशन मिलेगा। और कोई कांस्टेंट रख देते हैं यहाँ पर, जो भी आप जो भी सोचे, कोई भी यहाँ पर रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर रख देता हूँ K1। U है तो यहाँ पर R केटायन प्लस R एनायन, यहाँ पर केटायन है, K2 रख देते हैं, और यहाँ पर R केटायन, ये K3 R एनायन। दिस इज डेल्टा एच सॉल्यूशन। अब इस इक्वेशन के अंदर दो केसेस पाए जाते हैं। पहला, आप ऐसा मान लो कि भाई आपका एनायन छोटा है और कैटायन बहुत ज्यादा है। इस इक्वेशन के अंदर दो केसेस अलग अलग है। दो केसेस में पैसा पहले ऐसा है कि एनायन छोटा वाला है और एनायन बहुत बड़ा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, फॉर लार्ज एनायंस, एनायन बहुत ज्यादा हो, जैसे कि Li+, ClO4-, ये ClO4 तो बहुत बड़ा होता है, और लिथियम एकदम छोटा। ये जो क्लोराइड होते हैं, सल्फेट होते हैं, वो बहुत लार्जर साइज के होते हैं। नाइट्रेट होते हैं, पॉलीएटॉमिक सभी, बराबर है, जैसे कि ClO4-, NO3-, SO4-2, ये सभी इसके अंदर आते हैं, बराबर है। I- हो गया, Br- हो गया, जैसे कि ऑक्सलेट हो गया, C2O4-2, ये सभी कैसे किस तरीके के एनायन है, लार्ज एनायन। दूसरा केसेस ऐसा है जिसके अंदर स्मॉल एनायन होते हैं, जैसे कि देखो OH- हो गया, O-2 हो गया, F- हो गया, ये सभी की साइज कैसी होती है, स्मॉल होती है। ये फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, इन सभी की साइज कम रहती है। यहाँ पर एनायन की साइज कैसी है, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर दो केसेस अलग अलग हमें मिल गए हैं, फॉर लार्ज एनायन और स्मॉल एनायन। आप एनायन को फोकस करें भाई,
लार्ज एनायन स्मॉल एनायन दोनों को फोकस करें। पहले मैं ये केस डिस्कस करता हूँ फॉर लार्ज एनायन। अगर मान लो कि एनायन की साइज बहुत लार्ज है फॉर लार्ज एनायन, तो क्या होगा, ये केटायन की कंपैरिजन में एनायन की साइज बहुत ज्यादा है। देयरफॉर यहाँ पे आर केटायन प्लस आर एनायन, वो उसकी जगह सिर्फ लिखो आर एनायन। इसे निग्लेक्ट कर दिया तो आर केटायन प्लस आर एनायन की जगह सिर्फ क्या लिखा, आर एनायन लिख देते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन में। देयरफॉर डेल्टा एच सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये इक्वेशन थोड़ा सा रिड्यूस होकर क्या आएगा, आर एनायन प्लस K2 अपॉन आर केटायन प्लस K3 अपॉन आर एनायन। अब देखो, यहाँ तो यहाँ तो आर एनायन वो तो लार्ज साइज में है। जो भी कोई वेरिएबल पैरामीटर है वो ये है, दिस इक्वेशन टोटली डिपेंड्स ऑन स्मॉलर साइज ऑफ एनायन। साइज ऑफ ये देखो, ये जो ये वेरी होगा तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट होगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ कि सब डेल्टा एच सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r केटायन। सॉल्युबिलिटी इज टोटली डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ केटायन। केटायन की साइज जितनी कम उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, केटायन की साइज जितनी कम उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। और इसके कई सारे हमें एग्जांपल मिले हुए हैं, जैसे कि देखो लिथियम क्लोरेट सबसे ज्यादा, इसमें लिथियम प्लस है, उससे थोड़ा कम NaClO4, उससे थोड़ा कम KClO4, उससे थोड़ा कम RbClO4, उससे कम क्या मिलेगा भाई, CsClO4। सभी ऐसे आपको एग्जांपल मिलेंगे, सभी तरीके के एग्जाम्पल आपको ऐसे मिल सकते हैं जैसे ही आपको बनाना है। नाइट्रेट में भी मिल सकते हैं, सल्फेट बल्फेट जो भी आपको बनाना है ऐसे ऑर्डर आप बना सकते हैं। मान लो कि मैंने बनाया लिथियम ब्रोमाइड, फिर सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, फिर रुबिडियम ब्रोमाइड। जब भी कभी एनायन लार्जर साइज में दिया गया हुआ है, आप ऐसे रेगुलर ऑर्डर ही बनाते रहिए, बराबर है। कई और सारे एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाए। चलो थर्ड नंबर में है लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट। रेगुलर ऑर्डर ही है ये सब। एनायन देखो सभी बड़े हैं, बेरिलियम नाइट्रेट, BeNO3 ट्वाइस, बेरिलियम, फिर क्या आएगा मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम नाइट्रेट, फिर स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, और लास्ट में बेरियम नाइट्रेट। हम्म कैल्शियम क्रोमेट, CaCrO4, SrCrO4, BaCrO4। जब भी कभी आपको लार्ज एनायन दिखे, आपको सिर्फ ऑर्डर में चलना है। इट विल टोटली डिपेंड अपॉन साइज ऑफ कैटायन। कैटायन जितना छोटा उसकी उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी, देखो ये ऑर्डर, कैटायन जितना छोटा उसकी उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी। आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये ऑर्डर तो कई सारे हो सकते हैं, ये ऑर्डर तो कई सारे बन सकते हैं भाई, ये तो मैंने थोड़े ही लिखे हैं यहाँ पर। अभी मैं ऑक्जेलेट के भी लिख सकता हूँ, सभी के बन सकते हैं। बट यू विल फोकस द रेडियस ऑफ केटायनिक, जितनी केटायन की रेडियस छोटी उतना वो ज्यादा डिसोल्व हो पाएगा। और ये हमने इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर से ही प्रूव किया हुआ है।
सर, बोलो। वो लास्ट वाला पॉइंट हमें दिख नहीं रहा, थोड़ा सा ऊपर से। क्या, फिर से बोलो। सर लास्ट वाला और नहीं दिख रहा है। अच्छा, ओके। एग्जाम्पल, आप लोग एक काम करें, आप लोग मुझे बताइए, ये मैंने बनाया हुआ है बेरिलियम कार्बोनेट, एक मैंने बनाया मैग्नीशियम कार्बोनेट, फिर मैंने बनाया कैल्शियम कार्बोनेट, एक बनाया स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, और लास्ट में बनाया मैंने बेरियम कार्बोनेट। इन सभी का सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या निकलेगा? ग्रुप 2 के कार्बोनेट है भाई ये, ग्रुप 2 के कार्बोनेट, जामनगर हरिया। जामनगर हरिया। सर सभी ऑर्डर में ही है, हमें ग्रेटर देन साइन लगानी है। क्या बनानी है? वो ग्रेटर देन साइन, बेरियम कार्बोनेट ग्रेटर देन हाँ मैग्नीशियम। हाँ 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 हाँ। देखो, ये सबसे कम वाला क्या होगा? कैटायन, जितना कैटायन कम, उसकी उतनी ही हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, तो ये सबसे ज्यादा डिसॉल्व हो पाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम कार्बोनेट, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट। बेरियम कार्बोनेट कम डिसॉल्व होता है, यानी कि आप ऐसे सोचो कि ये 100 ग्राम ऑफ वाटर में 5 ग्राम डिसॉल्व होता है, तो ये सिर्फ 2 या 3 ग्राम ही डिसॉल्व हो पाएगा, और कंपाउंड जो है वो फिर सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा। ऐसे सोचना था। तो पहले हमने क्या देखा? जब भी कभी एनायन लार्ज होते हैं, लार्ज एनायन आपको मालूम पड़ ही जाएगा भाई, लार्ज एनायन आपको मालूम हो जाएगा ही। क्यों नहीं मालूम होगा भाई? लार्ज एनायन जो, चलो मुझे भाई ऐसे ऐसे ऑर्डर पूछा 5, 6 या 7, मुझे ऐसा पूछा गया कि आप ऑर्डर बनाओ, मुझे ऐसा पूछा गया भाई BeSO4 सी द साइज ऑफ सल्फेट, सल्फेट तो बहुत लार्जर एनायन है, तो इसके अंदर भी मैं ऐसा ऑर्डर बना दूं कि नहीं? ये MgSO4, फिर यहाँ पे CaSO4, स्ट्रोंशियम सल्फेट, और बाद में बेरियम सल्फेट। आपको लार्ज एनायन दिखे तब आपको कुछ नहीं करना है, वो जो ग्रुप में आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, वैसे ही सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। पर आपको ये सिर्फ पहचानने आना चाहिए, फिर आप ऐसे नहीं पहचानोगे कि ये सोडियम, ये SO4 बड़ा है, तो फिर वो मेरी दिक्कत नहीं है। अब चलो थोड़ी और बात कर लेते हैं स्मॉल साइज एनायन के बारे में। स्मॉल साइज एनायन के बारे में बात करो, हमारा जो मेन इक्वेशन था वो क्या था? अभी हमने बनाया हुआ था यहाँ पर, मेन इक्वेशन हमारा ये था, डेल्टा एच सॉल्यूशन इज इक्वल टू, यहाँ पर K1 अपॉन केटायन प्लस एनायन, K2 केटायन के लिए है, और K3 एनायन के लिए है। मान लो कि अब जो एनायन है वो स्मॉल है, स्मॉल साइज एनायन। अब तक तो लार्ज एनायन था, तो हमने एक को निग्लेक्ट कर दिया था, पर अब मान लेते हैं स्मॉल एनायन। एनायन को अब निग्लेक्ट नहीं कर सकते, और जब भी एनायन स्मॉल होता है तो केटायन और एनायन की रेडियस ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। अब तक का केस क्या था? ये केटायन और ये एनायन। हम्म जैसे कि Na2SO4 वगैरह सब ले ले आप, या फिर हमने लिखा था ऐसे BeSO4, तो SO4 बहुत बड़ा बड़ा है, बी बेरिलियम नाना है, छोटा है। बोलो, બોલો। ઇશ્યુ જો તો પાછળનો કરાવી દેજો। હા ચાલો કરી દઉં છું, 2 જ મિનિટ પહેલા એક ખાલી કન્સેપ્ટ સમજાઈ દઉં, પછી તમે લોકો એ લખા કરો, કઈ વાંધો નથી। पहला મને થોડું एक्सप्लेन कर लेवा दो। अब ऐसा कंडीशन है कि एनायन भी स्मॉल है और केटायन तो स्मॉल होता ही होता है, तो मान लो कि दोनों की रेडियस एक दूसरे से बहुत क्लोज है। तो इस केस में अब हम क्या कर सकते हैं? इस केस के अंदर आप अच्छी तरीके से देखो, तो यहाँ पर ये केटायन और एनायन, इन दोनों की जगह मैं कोई एक और टर्मिनोलॉजी लिख देता हूं। यहाँ पर R केटायन प्लस
आर एनायन, इसकी जगह मैं ऐसा लिख देता हूं R2 कैटायन। दोनों की साइज अब सेम है, तो आर कैटायन और आर एनायन की जगह आप क्या लिख सकते हो भाई, कैटायन। तो ये मैं यहां पर रख रहा हूं। तो डेल्टा एच सॉल्यूशन इज इक्वल टू K1/2R कैटायन प्लस यहां पर K2/R कैटायन प्लस K3/R एनायन। भाई मैंने ये थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब यहां पर आप देखो, तो इन ये टर्मिनोलॉजी है, ये है और ये है, इन सभी के अंदर इफेक्टिव टर्मिनोलॉजी कौन सी हो गई, ये वाली। यहाँ 2 आया ना, यानी कि इस केस के अंदर जो लेटिस एंथैल्पी है, दिस इज इट इज कम्स फ्रॉम व्हाट यू, ये तो लेटिस एंथैल्पी की वजह से आया ना। तो यहाँ पर लेटिस एंथैल्पी जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा सॉल्ट जो है वो डिसोल्व होगा या कौन सा सॉल्ट नहीं डिसोल्व होगा। यहाँ पर टोटली जो पावर है अब लेटिस एंथैल्पी को मिल गया है। लेटिस एंथैल्पी नाउ डिसाइड वेदर द कंपाउंड विल बी सॉल्युबल और नॉट। तो सॉल्युबिलिटी विल गोज टू वी कैन से लेटिस एंथैल्पी। ये लेटिस एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड करने लगेगा। जब तुम्हारे साइज कैसे है, स्मॉल, स्मॉल एनाइन के लिए आप देखोगे लेटिस एंथैल्पी। ओके, इसके भी कई सारे ऑर्डर बनते हैं। पहले आप एक काम कर लो, ये आपको दिखना है तो देख लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा वाला लिखना है बताओ भाई, क्या लिखना है आपको, ये वाला लिखना है। ये मैथमेटिकल फॉर्म आप याद रखे ना रखे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखे। एनआईएन लार्ज है, एनआईएन लार्ज है, तो आपको सिर्फ यही याद रखना है। लार्ज एनआईएन है तो फिर जितना कैटायन छोटा उतनी ही सॉल्युबिलिटी ज्यादा। साइज ऑफ कैटायन के ऊपर डिपेंड, एनआईएन तो बहुत लार्ज हो गया। लार्ज एनआईएन के लिए इक्वेशन ये बन गया हुआ था, आप लोग देख लीजिए। ये हमने यहाँ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर ही लिखा है, ये सब ये थर्मोडायनेमिक्स ही है। ये केमिकल बॉन्डिंग कम है। फिर हमने क्या किया, एनायन बहुत लार्ज था तो केटायन की कंपैरिजन में एनायन ज्यादा है, तो केटायन को निग्लेक्ट कर दिया, सिर्फ एनायन लिखा। देखो यहाँ पर अब जो बदलने वाला है वो तो ये केटायन की साइज है ना, एनायन जो है वो तो कांस्टेंट है। सभी एग्जांपल में देखो एनायन 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 कांस्टेंट। बदल क्या रहा है, आर केटायन, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, तो फिर ऑर्डर ऐसे ही बनेगा। देख लो एक बार अच्छी तरीके से, फिर हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। चलो भाई, देखा। अब मैं आगे करता हूँ। ये सभी सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर्स हैं, ऐसा आपको रटना नहीं है। ये तो सिर्फ डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाता है। अब आप देख ही सकते हो, ये नाइट्रेट है, क्रोमेट है, कार्बोनेट है, सल्फेट है। लार्ज है ना, ये दिखे तो यार ऑर्डर रेगुलर ही है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज ही होगा। चलो नेक्स्ट। हम्म, यहाँ पर आ जाइए भाई, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर अब देखो, तो द सॉल्युबिलिटी विल टोटली डिपेंड्स अपॉन क्रिस्टल एंथैल्पी, या फिर इसे हम कहते हैं लेटिस एंथैल्पी। लेटिस एंथैल्पी विल नाउ डिसाइड द सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। और ये लेटिस एंथैल्पी अब डिसाइड करने वाला है। तो लेटिस एंथैल्पी टर्म कैसी है, लेटिस एंथैल्पी तो एंडोथर्मिक टर्म है, दिस इज एंडोथर्मिक टर्म। और मुझे ये कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, इट शुड बी एक्सोथर्मिक।
तो अब ये कैसे हो पाएगा? इसे हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या सोच सकते हैं? ये तो एंडोथर्मिक होता है और ये एक्सोथर्मिक। तो फिर हमें ऐसा करना पड़ेगा कि लेटिस एंथैल्पी कम हो और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो। लेटिस एंथैल्पी कम और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो तब भी कंपाउंड डिसोल्व हो पाएगा। यहाँ पर आपको फोकस करना है लेटिस एंथैल्पी, डेल्टा एच लेटिस। ये टर्म कैसी है? एंडोथर्मिक। कंपाउंड डिसोल्व कब होता है? याद करो भाई, केस हमने लिखा था ऐसा, हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी से ज्यादा हाइड्रेशन हो तभी कंपाउंड डिसोल्व हो पाता है। तो फिर यहाँ पर ये लेटिस एंथैल्पी तो पॉजिटिव है, आपको ये जितनी कम मिलेगी उतना कंपाउंड ज्यादा सोल्यूबल होगा। लेटिस एंथैल्पी लेस, सोल्यूबिलिटी मोर। जितनी लेटिस एंथैल्पी कम उतनी सोल्यूबिलिटी ज्यादा। लेटिस एंथैल्पी कम कब होगी? लेटिस एंथैल्पी कब कम होती है बोलो? जब एनायन का साइज कैटायन का साइज बड़ा हो। कैटायन बड़ा तब लेटिस एंथैल्पी कम। जैसे कि एग्जांपल देखो, आ जाएगा आपको, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड। लिथियम फ्लोराइड के अंदर प्लस और माइनस के बीच का बॉन्ड देखो, और यहाँ पर देखो तो सीजियम बहुत बड़ा और फ्लोराइड जो है वो तो बहुत छोटा होता है। यहाँ डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस अब ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी अब कम होगी, तो ये आयोनिक बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। ये आयोनिक बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, इट रिडीली डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। यहाँ पर यह बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, क्यों? क्योंकि लेटिस एंथैल्पी के लिए क्या आप देख सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर फोर्स, या फिर Q1 Q2 अपॉन आर ही लिखो तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर जब भी कभी आपको स्मॉल एनायन दिखे, स्मॉल एनायन, तब आपको कूलम लेटिस एंथैल्पी के ऊपर डिसीजन लेना है। लेटिस एंथैल्पी के ऊपर जितना ज्यादा साइज ऑफ कैटायन स्मॉल उतनी सोल्यूबिलिटी लेस। या फिर आप इसे ऐसे देखो, कैसे होगा लेटिस एंथैल्पी कम कब होगी बोलो? साइज ऑफ कैटायन ज्यादा तो लेटिस एंथैल्पी कम और सोल्यूबिलिटी ज्यादा। तो इसके अंदर लिथियम फ्लोराइड से ज्यादा सोडियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड डिसॉल्व होगा। BeF2 से ज्यादा डिसॉल्व होता है MgF2, उससे ज्यादा डिसॉल्व होता है CaF2, उससे ज्यादा डिसॉल्व होता है SrF2, और उससे भी ज्यादा डिसॉल्व होता है बेरियम फ्लोराइड। मान लो कि मैंने बनाया BeOH ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा डिसॉल्व होता है। उससे ज्यादा कौन सा वाला होगा भाई? CaOH ट्वाइस। उससे ज्यादा डिसॉल्व होगा SrOH ट्वाइस। उससे ज्यादा डिसॉल्व होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड। मान लो कि मैंने बनाया लिथियम हाइड्रोक्साइड, उससे ज्यादा डिसॉल्व होगा NaOH, उससे ज्यादा डिसॉल्व हो पाएगा KOH, उससे ज्यादा डिसॉल्व होता है रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, और सबसे ज्यादा वाटर में डिसॉल्व होता है CSOH। तो मैं तो आपको एक ही सजेशन दे रहा हूं, आपको मिले O-2 F-OH-, ये तीन जो है वो स्मॉल साइज के हैं, ये तीन स्मॉल साइज के हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आप चले जाओगे वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी इन सभी के लिए। और आगे वाली इसमें इसमें से कोई अलग आयन है, मान लो कि मुझे दिया गया हुआ है SO4-2, मुझे दिया गया हुआ है CO3-2, मुझे दिया गया हुआ है C2O4-2, तो ये कैसे हो गए? लार्ज। यहाँ पर आपको क्या देखना है? यहाँ पर आपको देखना है साइज ऑफ कैटायन। यहाँ साइज जितना छोटा उतनी सोल्यूबिलिटी ज्यादा, यहाँ साइज जितना बड़ा उतनी सोल्यूबिलिटी ज्यादा। देखो
रिवर्स ऑर्डर है भाई, इन दोनों के अंदर रिवर्स ऑर्डर आते हैं, ऐसा मैंने आपको बताना चाहा अभी। ये मैं बोलता हूँ, यहाँ पर साइज बड़ी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, यहाँ पर साइज छोटी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। इन सभी के अंदर स्मॉल एनायन विल बी मोर डिसॉल्व, और यहाँ पर लार्ज एनायन ज्यादा डिसॉल्व होंगे, यहाँ लार्ज कैटायन ज्यादा होंगे डिसॉल्व। तो ये मैंने आपको बोलना चाहा। मैं आपको ऐसे जनरल ऑर्डर दिखा देता हूँ। देखो ये यहाँ पर दिए गए हुए हैं, ये कौन सा वाला है, ओ एच, दैट मीन स्मॉल। स्मॉल है तो ये रेगुलर ऑर्डर बना। ये लार्ज वाला है, देखो SO4 लार्ज वाला आपको आ गया, कैसे बनाना है, बराबर है। NaCl, MgCl2, AlCl3, बराबर है। यहाँ पर ये तीन जो है वो तो पोलराइजेशन के ऊपर चलते हैं, हमें तो ये दोनों वाले काम के थे। आपको तो क्वेश्चन बनाने हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेटिस एंथैल्पी, तो ये बन जाएंगे ऐसे। अगर आपको ये सब कुछ नहीं करना है तो आप सिर्फ यार ये दो ऑर्डर तो याद रखें, एक ये वाला लिखे और एक ये वाला याद रखें, सिर्फ दो लिखे यार, दो। इनमें से क्वेश्चन आ जाएंगे डायरेक्ट, ये दो वाला। ये तो फजान वाले हैं, वो तो मैंने पहले आपको दिखाए हुए हैं, इसमें तो कुछ करना नहीं है। ये फजान वाले हैं, इसमें नहीं जाएंगे। आप सिर्फ ये दो देख लीजिए, और इसमें किसी को डाउट है तो बोल दो। किसी को ये सोल्यूबिलिटी के अंदर प्रॉब्लम है तो बता दो, मैं अभी यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ। आपको सिर्फ देखना है साइज ऑफ एनायन। अगर एनायन ज्यादा बड़ा है तो फिर केटायन जितना छोटा उतनी सोल्यूबिलिटी ज्यादा। अगर आपका एनायन ही छोटा है तो फिर रिवर्स देखो, केटायन जितना बड़ा उतनी सोल्यूबिलिटी ज्यादा। ओके, दोनों में ऑपोजिट चलता है भाई। किसी को डाउट हो तो बता दो। वैसे वो थर्मोडायनेमिक्स वाला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग लेटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी से कंपैरिजन करें। नेक्स्ट, AX is a covalent diatomic molecule where X are second A and X are second row elements in the periodic table based on molecular orbital theory. The bond order is 2.5. 2.5 कब होगा, जब इन दोनों के बीच में 15 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। वो मैंने ग्राफ आपको सिखाया हुआ था, मी एंड यू वाला, उसमें से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 15। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेटिस एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ये फॉलोइंग यहाँ पे कई सारे कंपाउंड दिए गए हुए हैं, उसकी लेटिस एनर्जी का ऑर्डर चाहिए मुझे। लेटिस एंथैल्पी दैट मींस कूलोम्स लॉ, बताओ भाई। अहमदाबाद सेंटर। अहमदाबाद सेंटर, एक्सक्यूज मी। भूज। सर ऑप्शन ऑप्शन बी बॉम्बे। ऑप्शन बॉम्बे आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर Al2O3, आप यहाँ पर देखो, चार्ज देखना है, ये +3 - 2, ये +2 - 1, ये +2 - 2, फिर ये क्या क्या है भाई, +1 - 1, ऐसे देखना है। सबसे पहले ये आना चाहिए, बराबर है। ओके, अभी ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, MgCl2 MgO। K Q1 Q2 करना है आपको, Q1 × Q2। तो मैं यहाँ पर ही लिख रहा हूँ, Al2O3 MgO MgCl2 NaCl। चलो बताओ भाई, Q1 × Q2
3 into 2, या ये +3 और ये 2, कितना हो जाएगा 6। ये +2 - 2 4, ये +2 - 1 2, और ये 1। तो आपका आंसर ये बी वाला नहीं पर ये होगा। ये वाला आपका आंसर रहेगा। सिर्फ आपको Q1 × Q2 करना था मल्टीप्लीकेशन, ये तो मैंने पहले आपको बताया। ये पहले आएगा। यहाँ पर Mg+2 होता है पर Cl तो -1 है ना। वो फिर 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी हो, आपको तो सिर्फ एक बॉन्ड के ऊपर फोकस करना है, पर बॉन्ड को फोकस करना चाहिए ना। तो आ जाएगा ये 2, ऑर्डर आपका मिलेगा सी। ये हम ऑर्गेनिक के अंदर सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ पर नहीं करेंगे ये क्वेश्चन। प्योरली ऑर्गेनिक के बेसिस पे जब मैं रेजोनेंस एनर्जी पढ़ाऊंगा तब ये हो जाएगा अपने आप। हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? सूरत पालनपुर। सूरत पालनपुर। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ओके। हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ओके, ऑप्शन ए सूरत डभोली। कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा सबसे? सूरत डभोली। वलसाड सेंटर। बी सर। हाँ। ये बी आंसर। सूरत डभोली बी आंसर। पोरबंदर सेंटर। पोरबंदर। सर ऑप्शन ए। आंसर है ओके। वलसाड सेंटर। वलसाड। सर इससे पहले भी हमने बी बोला था, फिर बी। ओके। देखो भाई, मैंने आपको क्या बताया था कोवेलेंट कैरेक्टर कब बढ़ता है? जब पोलराइजेशन बढ़ता है तो। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है जब पोलराइजेशन बढ़ जाता है तब। पोलराइजेशन कब बढ़ता है? बोलो। हाई बढ़ता है तो पोलराइजेशन बढ़ना चाहिए। यहाँ पर कॉमन क्या है? कैल्शियम। एक फ्लोराइड है, एक क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड। तो मैंने आपको बताया था साइज ऑफ एनायन, ये एनायन है। एनायन की साइज कम हो पोलराइजेशन कम होता है, पर अगर एनायन की साइज ज्यादा हो तो पोलराइजेशन ज्यादा होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा आयोडाइड है तो आयोडाइड का पोलराइजेशन सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा कोवलेंट निकलेगा। आयोडाइड सबसे ज्यादा कोवलेंट हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशन भी लिखी हुई है, देखो। अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, कोवलेंट कोवलेंट कैरेक्टर इज मोस्ट फेवर्ड। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आना चाहिए? स्मॉल केटायन एंड लार्ज एनायन। ये कंडीशन जो है वो फुलफिल हो तो कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट, विच इज द लीस्ट सोल्यूबल इन वाटर? लीस्ट सोल्यूबल इन वाटर आपको देखना है। लीस्ट सोल्यूबल इन वाटर, तो लीस्ट सोल्यूबल इन वाटर में देखो भाई, यहाँ पर एम्स में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है?
देख लो यहाँ पर ये +1 -2 +2 -1 +1 -1 पर यहाँ पर +2 -2। यहाँ पर लेटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, लेटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा है और डिसोल्व होने वाला है S-2 की तो साइज बहुत बड़ी होती है, तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, तो ये डिसोल्व नहीं हो पाएगा इतना। नेक्स्ट वाला देख लो भाई। अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर एक ट्रेंड दिया गया हुआ है फॉस्फेट, सल्फेट और क्लोराइड का, सोडियम का सॉल्ट लेना है। कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है वो बताना है। अहमदाबाद सेंटर। सर बॉम्बे। सर बॉम्बे, ओके। यहाँ पर बॉम्बे जो है वो परफेक्ट है। इसमें -1 है, -2 है, -3 है। चार्ज बढ़ेगा, लेटिस एंथैल्पी बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, अ मेटल M फॉर्म्स 2 क्लोराइड M+2 एंड एक जो है वो M+4 है। तो MCl2 और दूसरा वाला मुझे मिलता है MCl4। यहाँ पर +2 है, यहाँ पर +4 है। +4 से यहाँ ज्यादा पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन ज्यादा तो ये क्या होगा, मोर कोवलेंट। मोर कोवलेंट होने से ये मोर वोलेटाइल होगा, लेस सॉल्युबल इन वाटर होगा। वो सभी यहाँ पर अब हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन सा वाला जो है, द स्टेटमेंट अबाउट दिस क्लोराइड इज करेक्ट, कौन सा वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो MCl2 इज मोर आयोनिक देन MCl4। नेक्स्ट, अल्कलाइन अर्थ मेटल के हैलाइड्स दिए गए हुए हैं, विच इज कोवलेंट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर कौन सा वाला जो है वो डिसोल्व होगा। यहाँ पे आप देखो, पूछा गया है अल्कलाइन अर्थ मेटल के हैलाइड्स दिए गए हुए हैं। कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड है, बेरिलियम क्लोराइड है। आपका आंसर आएगा बेरिलियम क्लोराइड। सबसे ज्यादा पोलराइजेशन, सबसे ज्यादा पोलराइजेशन तो सबसे ज्यादा कोवलेंट, कोवलेंट ज्यादा तो इट डिसॉल्व्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट नॉट इन वाटर। नेक्स्ट, ओके। जो भी क्वेश्चंस वगैरह इसमें ऑर्डर वाले में बहुत दिए नहीं गए हुए हैं, क्योंकि पूछे ही नहीं जाते हैं इसमें से। अब चैप्टर का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। आप लोग सबसे ज्यादा तैयार करेंगे VSEPR, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, एंगल, उसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। दूसरी वाली आप प्रायोरिटी किसको देंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी को। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इन दो टॉपिक के ऊपर आपको रखनी है, उसमें से ही सभी क्वेश्चन निकलते हैं। आप लास्ट 10 ईयर के JEE के क्वेश्चन या फिर नीट के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, इन दोनों में से ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये सॉल्युबिलिटी वाला वगैरह जो है वो सब ठीक है, वो सब इतना करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे फजान रूल। फजान में से क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको अभी भी करवाए। वो अच्छा टॉपिक है, उसमें से ही क्वेश्चन आ सकते हैं, तो तीसरा वाला आप तैयार करेंगे फजान। बाकी का तो सब चिला चालू है, वो सब एक बार पढ़ लेना है, फॉर्मल चार्ज वगैरह सब, उसमें इतना टाइम नहीं स्पेंड करने की जरूरत है। ओके, और एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ, ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम तो शायद 19 से आरंभ बैच स्टार्ट होने जा रही है। तो उसमें कई सारे वो ऑनलाइन पढ़ेंगे और कई सारे जो है वो वहाँ पे ऑफलाइन अपने टीचर के पास पढ़ने वाले हैं। दोनों को भी मैं बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ। आप जहीं जहाँ पर भी पढ़े, अच्छा रैंक लाए, अच्छा रिजल्ट लाए। सिर्फ स्टडी के ऊपर फोकस करें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में तो जो है वो अब से मेरा हर रोज लेक्चर आएगा, और 12th वाला जो पोर्शन है वो मैं टोटली मैं ही कंप्लीट करवाने वाला हूँ। बराबर है, 12th वाले सभी चैप्टर्स में ही अब कंप्लीट करवाऊंगा। रिमेनिंग पोर्शन जो है 11th का, वो भी मैं कंप्लीट करने, वो मैं मान लो कि आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा, 19 से हम स्टार्ट करने वाले हैं आइसोमेरिज्म, और हर रोज एक लेक्चर आएगा आपको। बराबर है, ऐसा हमने प्लानिंग किया हुआ है। तो जो भी बच्चे आरंभ बेंच के अंदर जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरी ओर से धन्यवाद है। हम 11th खत्म करके 12th भी अच्छे से बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हमारे पास टाइम टाइम रहेगा,
ज्यादा, तो हम सब कहीं बुक वगैरह की सब प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे कि आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हो पाए। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू। किसी को कोई प्रॉब्लम हो सर तो बोलो। पीओसी आप करवाने वाले हो? क्या? पीओसी आप करवाने वाले हो? जीओ से, हाँ जीओ से मैं करवाने वाला हूँ। हमारा 12th चालू हो गया इसलिए। अभी जीओसी तो मैंने पढ़ाया नहीं है, आइसोमेरिज्म खत्म होने के बाद मैं जीओसी करवाऊंगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, और अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो जुड़ सकता है मेरे बैच में, ऐसा कुछ नहीं है, आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। पर लाइव लेक्चर में तो ये जो है वो ऑलरेडी एक एक लेक्चर रोज आएगा। ओके, चलो इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं।